गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय ये लेक्चर देख रहा है, इसके पिछले वाले लेक्चर पार्ट 1 में हमने डेबिट और क्रेडिट का ट्रेडिशनल मेथड देखा था, जहां हमने उनके रूल्स डिस्कस किए थे। अगर आपको कोई भी अकाउंट रियल अकाउंट है तो उसमें हमें डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, और वहीं अगर वो रियल अकाउंट है और अगर वो क्रेडिट हो रहा है, मतलब अगर वो जा रहा है तो आपको क्रेडिट करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था फर्नीचर का, अगर फर्नीचर आ रहा है हमारे बिजनेस में, हमें उसे डेबिट करना है, वहीं अगर फर्नीचर जा रहा है हमें उसे क्रेडिट करना है। सिमिलरली अगर पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर को हमें डेबिट करना है और गिवर को हमें क्रेडिट करना है। उसके बाद हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, उसमें हमें एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करना है। आज इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, और अगर आप इन एग्जाम्पल्स को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं एज ए जनरल एंट्री तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहन कमेंस हिज बिजनेस विथ ₹50 lakhs। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमेशा दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले थे। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि जो पैसा लेकर के आया है वो कैश है या बैंक है, तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक से ही ये पैसा लेकर के आया होगा। अब एक तरफ हम रखते हैं बैंक अकाउंट और दूसरी तरफ हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। नाउ यहाँ पे अब आपके मन में अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट है। अब अगर हम क्लासिफाई करें कैपिटल को तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। आपके अब माइंड में आ रहा होगा कि सर कैपिटल तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लाइबिलिटी है टू द बिजनेस, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ये पर्सन है और अगर ये इसका बिजनेस है तो ये दोनों अलग अलग है, और इसके द्वारा किया गया इस पे कोई भी उपकार इस बिजनेस की लाइबिलिटी है। सिमिलरली अगर बिजनेस भी इसे कुछ पेमेंट करता है तो वो एक तरीके से उस लाइबिलिटी में से कमी कर देगा, और अगर बहुत ज़्यादा उसे पेमेंट कर देता है तो वो बिजनेस की एसेट हो गई कि भाई अब मेरे को तेरे से लेना रहा। तो ऐसे में जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी है, और अगर वो लाइबिलिटी है तो हमें इसे रियल अकाउंट में डालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपिटल जो है वो एक इस पर्सन का अकाउंट है, ठीक है, इस पर्सन का कैपिटल अकाउंट है, इसीलिए इसे हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का अगर मैं आपसे रूल पूछूं कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, तो उसमें आपने कहा था कि जो रिसीवर है उसे आपको डेबिट करना है और जो गिवर है उसे आपको क्रेडिट करना है। यहाँ पे जो मोहन है अगर वो बिजनेस को कुछ दे रहा है यानी कि वो गिवर है। अब अगर वो गिवर है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिमिलरली अगर बैंक देखा जाए तो बैंक भी एक तरीके का पर्सनल अकाउंट ही है। अब हालांकि ये एसेट है इस वजह से आप इसे रियल अकाउंट कह सकते हो, लेकिन बैंक भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है। रीज़न बिकॉज बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित रखता है। अब चूंकि ये भी पर्सनल है, अब ये क्या रिसीव कर रहा है या ये दे रहा है, तो ये रिसीव कर रहा है। अब चूंकि ये रिसीव कर रहा है बैंक, क्योंकि हम पैसा किसको जमा करा रहे हैं, हम बैंक को जमा करा रहे हैं, तो बैंक रिसीव कर रहा है, चाहे हमारे से रिसीव करे या हमारे बिहाफ पे किसी और से रिसीव करे, बट बैंक यहाँ पे रिसीवर है। अब चूंकि बैंक रिसीवर है तो ये डेबिट होगा। अब सिमिलरली आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी जनरल एंट्री जब आप करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हालांकि अभी भी हम 10 एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो 2,30,000 है वो विड्रॉन किए गए हैं फ्रॉम द बैंक, यानी पहले उसने 50 लाख रुपए लगाए, बट उसे बाद में लगा कि अब मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है तो उसने वापस से उस वहाँ से निकाल लिए। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से कैपिटल अकाउंट ही हो रहा है और दूसरी तरफ हो रहा है बैंक। तो यहाँ पर भी अब इस बार चूँकि थोड़ा उल्टा है, मतलब कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी, तो यहाँ पे भी ये दोनों पर्सनल अकाउंट है और इस बार ये निकाल रहा है। तो जो कैपिटल अकाउंट है चूँकि ये पर्सनल है और इस बार ये ले रहा है, ये रिसीवर है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और बैंक भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तो हो गया इन दो की एंट्री। अब यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट हम नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लिखते हैं विथड्रॉ, या इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यानी जब भी हमें डेबिट करना होता है कैपिटल को, तब हम कैपिटल को डेबिट नहीं करते हैं बल्कि ड्रॉइंग अकाउंट लिखते हैं, यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। अब आपने कहा कि सर ड्रॉइंग जो है क्या वो अलग अकाउंट है? ऑफ कोर्स नॉट, इसका केवल नाम अलग दिया गया है ड्रॉइंग, ताकि ये सेपरेट रहे कैपिटल से, लेकिन अल्टीमेटली इसे डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम कैपिटल एट द ईयर एंड, यानी जब भी आपका ईयर खत्म हो जाता है तब इस ड्राइंग को डिड्यूस कर दिया जाता है फ्रॉम कैपिटल।
ठीक है। अब दूसरी बात आता है तीसरा जो हमारा है वो है फर्नीचर परचेज। अब यहाँ परचेज हुआ है फर्नीचर, और अब यहाँ हमने मान लीजिए अमाउंट तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया। अब जो फर्नीचर परचेज किया है, अब आपके मन में ये आ सकता है कि एक अकाउंट तो हो गया फर्नीचर, ये तो हमें साफ दिख रहा है सर, फर्नीचर अकाउंट हो गया, और ये अकाउंट भी हम समझ सकते हैं क्योंकि एसेट का अकाउंट है, तो ये अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा अकाउंट कौन सा, परचेज अकाउंट? ऑफकोर्स नॉट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परचेज अकाउंट को आपको केवल तभी ही अफेक्ट में डालना है जब आप माल का परचेज करो, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस से संबंधित गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हो तभी आपको परचेज अकाउंट को इफेक्ट में डालना है। अदरवाइज आपने किससे परचेज किया, आपने बैंक के थ्रू परचेज किया है, यहाँ आप बैंक डालोगे, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब बैंक गिवर है कि रिसीवर है? इस समय बैंक गिवर है, आपके बिहाफ पे किसी और को दे रहा है, तो बैंक चूंकि यहाँ पे गिवर है तो यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। और जो फर्नीचर है, फर्नीचर चूंकि आ रहा है बिजनेस के अंदर आएगा, अगर हम परचेज करेंगे तो बिजनेस के अंदर आएगा, तो यहाँ पे हम इसे डेबिट करेंगे। उसके बाद आता है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे एक आ जाएगा परचेज अकाउंट और दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट। अब कैश कौन सा है, रियल अकाउंट, और परचेज कौन सा है, परचेज है नॉमिनल अकाउंट। क्यों है परचेज नॉमिनल? क्योंकि ये हमारे एक्सपेंडिचर को शो करता है, परचेज यानी कि एक्सपेंडिचर। अब अगर ये हमारे एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है दैट मीन्स ये नॉमिनल अकाउंट है। अब अगर नॉमिनल अकाउंट का रूल देखा जाए तो वो रूल क्या है कि जो डेबिट है वो करना है एक्सपेंसेस को, तो डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो यहाँ हम कर देंगे डेबिट। और कैश जो कि रियल है, अब ये रियल अकाउंट है लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, हमारे बिजनेस से ये जा रहा है, केस हमारे यहाँ से जा रहा है, तो चूंकि हमारे यहाँ से जा रहा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे क्रेडिट। उसके बाद है परचेज गुड्स ऑफ ₹20 lakhs फ्रॉम मेसर्स राम एंड सन। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक है हमारा परचेज अकाउंट और दूसरा है राम एंड सन्स। अब चूंकि राम एंड सन्स कौन सा अकाउंट है, ये हमारा अकाउंट हो गया पर्सनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, और परचेज अकाउंट हमने पहले ही देखा था, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब ये चूंकि एक्सपेंडिचर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है तो हम इसे डेबिट कर देंगे। और जो राम एंड सन्स है ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या है कि जो रिसीवर है वो यहाँ पे डेबिट होगा और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। तो क्या ये रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे ये रिसीव नहीं कर रहा है, ये गिवर है। यानी अब ये गिवर क्यों है, क्योंकि ये हमें दे रहा है। ठीक है, ये हमसे रिसीव नहीं कर रहा है, ये हमें दे रहा है। क्या दे रहा है, हमें गुड्स दे रहा है, तो चूंकि ये गिवर है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि क्या वो रिसीवर है या गिवर है। अगर वो गिवर है, चाहे वो हमें दे, जरूरी नहीं है कि वो हमें दे, हम अगर हमारे भी आप किसी और को भी दे रहा है, जैसे अगर राम एंड सन्स जो है वो अगर अभी परचेज जो माल है वो हमें नहीं देता, वो किसी और को पार्टी को देता, बट हमने कहा है इसलिए वो दे रहा है, तो यहाँ पर भी अगर वो गिवर है दैट मीन्स उसे हमें क्रेडिट करना है। उसके बाद आता है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर आर, यानी कि गुड्स बेचा, तो यहाँ पे सेल हो गया। अब सेल्स तो यहाँ लिख देंगे, और एक है मिस्टर आर। अब मिस्टर आर क्या हुआ, पर्सनल। अब ये रिसीवर है, हाँ ये रिसीवर है, ये क्या रिसीव कर रहा है हमसे, गुड्स रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेबिट, और सेल्स जो है वो है इनकम, तो इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर हर जगह आप देखेंगे तो एक क्रेडिट हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, एक डेबिट एक क्रेडिट है। ठीक है, दोनों क्रेडिट या दोनों डेबिट कभी भी नहीं होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी बात आता है चेक रिसीव्ड फॉर फ्रॉम रमेश फॉर फुल अमाउंट। ठीक है, तो जो चेक है वो रिसीव हुआ है रमेश से, हम उससे कुछ पिछला मांगते होंगे, उसके लिए उसने चेक दिया है। अब यहाँ पे दो अकाउंट हो रहे हैं वहाँ पे से, एक है रमेश और एक है बैंक। दोनों अकाउंट अगर आप देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट है। अब जो रमेश अकाउंट है वो क्या कर रहा है, वो आपको रिसीवर है या आपके लिए गिवर है, वो गिव दे रहा है। तो ये अगर जो रमेश है अगर वो गिव कर रहा है यानी कि हमें दे रहा है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट। और बैंक जो है हमारे बिहाफ पे किसी और से पैसा रिसीव कर रहा है, बट बैंक रिसीवर है। अब चूंकि बैंक रिसीवर है तो यहाँ पे वो क्या होगा, डेबिट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रिसीवर एंड जो रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, एंड देन आपको देखना है कि बिजनेस से क्या वो रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, यानी कि वो हमें दे रहा है कि ले रहा है। अगर वो हमें दे रहा है, अगर वो हमें दे रहा है दैट मीन्स हमें उसे क्या करना है, हमें उसे क्रेडिट करना है। वहीं अगर हमसे वो ले रहा है हमें उसे डेबिट करना है। ठीक है, अब उसके बाद रेंट पेड इन कैश कर देते हैं ताकि हमें, तो यहाँ पे एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा रेंट। अब ये एकदम सिंपल है क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस का अकाउंट है, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, और चूंकि एक्सपेंस है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश चूंकि हमारा रियल अकाउंट है, और जब भी हम रेंट पे करेंगे
है ना, तो ये क्या हो, ये केस हमारे अकाउंट से निकल के जाएगा। तो अगर केस जा रहा है दैट मीन्स हम इसे क्रेडिट करेंगे। अब इसके अलावा भी आप और भी जो एग्जांपल है उसमें आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उसे क्लासीफाई करके डेबिट या क्रेडिट किस में डालना है या आप डिसाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे अकाउंट का क्लासिफिकेशन इन 4 टाइप। और ये जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन है ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है। वो हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा था, अब ये मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न में हर एक अकाउंट को क्लासीफाई कर दिया जाता है 4 तरीकों से। एक होता है एसेट, दूसरा है लाइबिलिटी, थर्ड नंबर पर है रेवेन्यू और फोर्थ नंबर पर है एक्सपेंडिचर। इन चारों अकाउंट में हर एक जो भी हमें दिखेगा वो हम इन चारों में ही डालेंगे, या तो वो एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी, रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर हो गया। चारों का सिंप्लीफाइड रूल है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। एसेट क्या हो गया, जैसे फर्नीचर, केस वगैरह वगैरह। अगर ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। किसी भी तरीके से किसी भी ट्रांजेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। दूसरी बात, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का सीधा उल्टा है एसेट से। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करो। उसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में लाइबिलिटी की तरह है, अगर रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हमें वो डेबिट करना है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी एसेट की तरह है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है यानी कि एक्सपेंडिचर अगर इनकर कर रहे हैं हमें उसे डेबिट करना है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर किसी तरीके से, चाहे वो हमें रिफंड मिल रहा हो या, है ना, तो इस तरीके का अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे जैसे हमने लिखा है फर्नीचर परचेज ₹2 लाख, तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं इससे बैंक से ही परचेज किया है, केस में भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक एसेट ही हमारी। तो एक तो हो गया फर्नीचर और दूसरा हो गया हमारा केस। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि फर्नीचर जो है हमारी एसेट है। दूसरी चीज़ जो है वो है केस। केस भी हमारी एसेट है। एसेट क्या होती है कि जो हमारे फ्यूचर में काम आ रही है या इन प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारे पास काम आने वाली है, वो हमारी सब एसेट है, ठीक है। तो अगर फर्नीचर भी एसेट है, केस भी एसेट है, तो अब फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, फर्नीचर में इंक्रीज होगा, और चूंकि हम कैश में पेमेंट करेंगे तो केस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट, और केस को क्या करेंगे, क्रेडिट। एकदम सिंपल है, डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जनरल एंट्रीज रियल में हम करना अवश्य सीखेंगे जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट यहाँ हमें पहले डेबिट क्रेडिट के रूल को समझना होगा, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2,20,000। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, और यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट। अब ये क्या है, हमारी इनकम है। अब चूंकि हमारी इनकम है और ये इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। और दूसरी चीज़, दूसरा है केस। केस क्या है, हमारी एसेट है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हैं डेबिट। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या आपका एक अकाउंट क्रेडिट और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है या नहीं। इस तरीके से भी आप खुद से ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट भी डेबिट हो रहा है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। इसीलिए कहते हैं कि अकाउंट्स में स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि खुद ही अकाउंट आपको वेरीफाई करके दे देता है कि भाई तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं है। अगर तुम जो आंसर कर रहे हो अगर वो गलत है तो खुद ही कह देगा, अरे यार ये तो तुम गलत कर रहे हो, इसको वापस सही करो। इसीलिए अकाउंट में स्कोर करना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब अगले देखते हैं सैलरी पेड ₹20,000। अब यहाँ सैलरी पे किया है तो सैलरी क्या है, हमारी एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज हो रहा है, इसे क्या करेंगे, डेबिट। और उसके बाद है पेड यानी कि केस को ये वापस से एसेट को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्योंकि जो है एसेट हमारी कम हो रही है। अगर हम सैलरी पे करेंगे तो हमारी जो केस है वो चला जाएगा। उसके बाद है लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एम। मिस्टर एम से लोन लिया, तो यहाँ हमने लिख दिया मिस्टर एम, और एक अकाउंट जो है हमें यानी कि हमें केस मिलेगा। अब जो मिस्टर एम है ये क्या है, क्या ये हमारी एसेट है, क्या है हमारी लाइबिलिटी है। देखिए अगर हम मिस्टर एम से पैसा ले रहे हैं इसका मतलब है कि फ्यूचर में हमें चुकाना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर हमें चुकाना पड़ेगा यानी फ्यूचर में अगर हमें कुछ वापस से देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, या फ्यूचर में हमारे ऊपर अगर कुछ बर्डन आ रहा है किसी चीज़ की वजह से, तो वो हमारी लाइबिलिटी हुई। तो मिस्टर एम क्या हुए, लाइबिलिटी हुई। और केस क्या हुआ, केस हुआ हमारा एसेट।
अब जब हम लोन लेते हैं तब हमारी कैश भी बढ़ेगी और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि मिस्टर एम पहले नहीं थे, अब हो गए हैं। अब चूंकि ये आ गए हैं, यानी कि ये पहले 0 थे, अब 5 लाख हो गए, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर एसेट भी इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, तो यहाँ एक है अमित और एक है परचेज। अब परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमित क्या है, अमित हमारा एसेट है कि लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि जो हमने परचेज किया है उससे हमें वापस चुकाना है, और चूंकि हमें उसे चुकाना है तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई। अब अगर हमारी लाइबिलिटी हुई और परचेज करने से चूंकि इसमें इंक्रीज हुआ तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हर बार एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट हो रहा है, कभी भी दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट नहीं होते हैं। उसके बाद है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹2,20,000। तो यहाँ पे एक है कैपिटल और एक है कैश। कैपिटल, अब कैपिटल क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, और चूंकि कैपिटल अगर लेकर के आओगे दैट मीन्स हमें फ्यूचर में वापस तुम्हें देना है, तो ये कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ये क्या होगी, क्रेडिट। और कैश क्या है, हमारी एसेट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। बाकी के लास्ट के दो मैं आपके लिए रखता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम आई है, मैं किसी और वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं आती है वो मुझे बताए कि आपने किस अकाउंट को इफेक्ट में डाला और उस अकाउंट को आपने क्या किया, डेबिट किया कि क्रेडिट किया। ओके, तो ये हमारा आज का इस तरीके का हो गया। अब हमें समझना होगा जनरल एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ, और यहाँ पे हम जाते हैं जनरल एंट्री फॉर्मेट। तो ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्ट ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है या ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इस तरीके से आपको डेट लिखना है, उसके बाद पर्टिकुलर्स LF यानी कि लेजर फोलियो, जो मैं आपको बातें समझाने वाला हूँ उसका है डेबिट और क्रेडिट, ये आपको खाली छोड़ देना है। अगर आपको डेट दी हुई है तो यहाँ आपको डेट भरनी है। पर्टिकुलर्स में हमें जनरल एंट्री करनी होती है, किस तरीके से करते हैं अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। डेबिट क्रेडिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आएगा। अभी तक हम लिख रहे थे डेबिट और क्रेडिट, बट जब हम जनरल एंट्री करेंगे तब हमें वहाँ पे रियल और एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे लिखना है। चलिए अब देखते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ एग्जांपल्स, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी होती है। अब जनरल एंट्री में पहली एंट्री हमारे पास है, एम्प्लॉय हैड टेकन स्टॉक वर्थ ₹10,000, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 7500 ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन सब्सिक्वेंट मंथ। तो जब भी इसकी डिडक्शन होगी, यानी कि जब भी हम इसको सैलरी में डाल रहे हैं तब ये एंट्री हो जाएगी। और ये एंट्री कितने से होगी, कोई बता सकता है? इन्होंने जो लिए हैं वो 10,000 के लिए हैं, ठीक है। हमारी जो वर्थ थी यानी कि जो हमारी सेल प्राइस थी वो 10,000 थी, या कॉस्ट प्राइस यानी कि 7500 किस पे होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। बट यहाँ मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ₹10,000 होंगे या 7500 होंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप सोच के रखिएगा। यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। एक, चूँकि हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, अब एम्प्लॉय को जब भी हम कोई अमाउंट देते हैं और एज ए एम्प्लॉयमेंट अगर हम उन्हें दे रहे हैं तो वो होता है हमारी सैलरी। तो एक अकाउंट हो गया सैलरी, और दूसरा अकाउंट चूँकि हम उन्हें माल ही वापस दे रहे हैं, मतलब माल ही दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट जो हम इफेक्ट में डालेंगे वो है परचेज अकाउंट, ठीक है। तो दो अकाउंट हमारे पास हो गए। अब सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंडिचर का अकाउंट है, हम मॉडर्न तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और परचेज अकाउंट चूँकि हमारा एक्सपेंडिचर है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चला जा रहा है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट चूँकि डिक्रीज हो रहा है तो ये हम इसे क्रेडिट करेंगे। अब देखिए जनरल एंट्री आपको किस तरीके से करनी होती है। जनरल एंट्री करने के लिए आपको करना होता है इस तरीके से, आपको लिखना होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और यहाँ पे अब आपको अमाउंट लिखना है, और ये अमाउंट मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अब नीचे आपको नरेशन भी लिखनी है, और इसी नरेशन के आपके 50 to 75 मार्क्स भी कई बार काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, बट आपको नरेशन अगर लिखा हुआ है कि भाई नहीं लिखनी है तब तो छोड़ दीजिए, बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको नरेशन भी लिखनी है, क्योंकि नरेशन हमेशा जनरल एंट्री का पार्ट माना जाता है। तो आपको जनरल एंट्री में क्या लिखा जाता है, लिखना है कि बीइंग गुड्स गुड्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड्स टेकन बाय
एम्प्लॉई, अब आगे आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, है ना। आगे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डूरिंग दीपावली, बट यहाँ पे जनरल एंट्री इस तरीके से होगी, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, तो जो डेबिट होने वाला है वो यहाँ पे ऊपर आया, और जो क्रेडिट होने वाला था वो अकाउंट यहाँ नीचे आया, और उस अकाउंट के आगे क्या लिखा गया, टू लिखा गया। तो यहाँ पे बातें याद रखिएगा कि जब भी आपको जनरल एंट्री करनी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेबिट अकाउंट होने वाला है उसे आपको ऊपर की साइड लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है, डेबिट, उसके पीछे मतलब ख़त्म होने के बाद आपको लिखना है डेबिट, डी आर, ठीक है। पूरा डेबिट ना लिखिए, डी आर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो नीचे यानी कि अब आपको नीचे लिखना है, और नीचे लिख करके आपको क्या करना है, टू लिखना है। टू लिखने के बाद आपको उस अकाउंट का नाम लिखना है जिसे आप क्रेडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस तरीके से आपको आगे की एंट्रीज करनी है। तो यहाँ हम आगे और चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ रुपीज़ ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होती है, जिस तरीके से एमआरपी होती है उसी तरीके से लिस्ट प्राइस होती है, बट एमआरपी रिटेल प्राइस को शो करता है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तब रिटेल प्राइस तो दिखाएगा नहीं, तो इसीलिए वो लिस्ट प्राइस का यूज़ करते हैं, यानी कि वो प्राइस जिस पे आपको माल बेचा जाना था। बट एक्चुअल में कितने पे बेचा जाएगा ये नहीं पता, बट इस पे बेचा जाना था, इस पे उन्होंने डिसाइड किया हुआ था, अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई इतने में ये माल में बेचूंगा, आगे मैं इतने बेचूंगा। अब हो सकता है आपको डिस्काउंट मिले, हो सकता है आपको, जैसे मान लीजिए आप उनके रेगुलर कस्टमर है तो आप उनको आपको मतलब वो आपको डिस्काउंट दे, या आप बल्क में ले रहे हैं तो उस तरीके से आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो कोई भी डिस्काउंट हो सकता है दे, बट ये वो अमाउंट होता है जो जिस तरीके से एमआरपी लिखी हुई रहती है रिटेल के लिए, बट होलसेल के अंदर यानी कि जब आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो लिस्ट प्राइस होती है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2000 यानी कि 2000 में हमने खरीदा। यहाँ पे उसने 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, और उसके बाद बोला कि ₹50 कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर वो क्विक पेमेंट कर देता है। तो ये जनरल एंट्री किस तरीके से होगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।